खास मुलाकात। और खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं अरविंद कुमार, लंदन यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहे हैं और लगातार विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में बहुत ही विचारोत्तेजक जो लेख है ये लिखते रहते हैं। अभी हाल ही में प्रिंट में इनका एक लेख छपा है और बहुत दिलचस्प है। और पहले मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। समीर वानखेड़े का नाम आपने सुना ही है। शाहरुख खान के बेटे के केस में अभी बहुत ही विवादित और चर्चित नाम रहे। एक साथ वो मुस्लिम भी है और शेड्यूल कास्ट भी। इस पर दिलीप मंडल साहब ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम में भी जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी तरह के लोग हैं उनको शामिल करने में कोई हर्ज नहीं है। मुस्लिम समुदाय से ओबीसी में है, शेड्यूल ट्राइब में है, लेकिन शेड्यूल कास्ट में नहीं है। अरविंद ने उन पर एक जवाबी लेख लिखा है और बहुत दिलचस्प है। दोनों ने संदर्भों के साथ अपनी बात रखी है और इन्होंने संविधान जो जो सभा थी उनके प्रोसीडिंग्स का हवाला देते हुए इस बात को रिफ्यूट करने की कोशिश की है, इस बात की आलोचना की है कि मुसलमान शेड्यूल कास्ट में नहीं हो सकते। क्यों, कैसे, क्या दिलीप मंडल के तर्क थे, क्या अरविंद के तर्क हैं, इसको जानने की कोशिश हम करेंगे क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से बहुत अभी विवादित मसला है। काफी लोगों ने इस पर लिखा है, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। तो इसी को जानने के लिए टेक्निकल बातें क्या है, अरविंद से हमने आग्रह किया था। अरविंद, स्वागत है अम्बेडकरनामा में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रतन लाल जी, अम्बेडकरनामा में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका शुक्रगुजार। स्वागत है। पहले तो थोड़ा समीर वानखेड़े का मसला बताइए। देखिए, समीर वानखेड़े के मामले में मतलब जो एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने उन पर आरोप लगाया है कि वो पैदा जो है मुसलमान के तौर पर हुए हैं। उनके पिताजी ने उनकी माँ से शादी करने के लिए जो है रिलीजन कन्वर्जन कर लिया था। इसके बाद उनके जो भी बच्चे हुए, ऑब्वियसली वो बच्चे मुस्लिम होंगे। और लेकिन और समीर वानखेड़े ने भी जो अपनी पहली शादी किया वो निकाह किया, लेकिन साथ में ही उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन भी कराया। और उनकी ढेर सारी जो बहनें हैं उन सबकी शादियां जो है मुस्लिम परिवारों में हुई हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो है, क्योंकि ये मुस्लिम परिवार है और इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया है वो फॉर्जरी करके बनवाया है, तो ये बेसिकली एक मुद्दा बना है कि जो है फॉर्जरी करके बना। अब वो केस चलेगा, उसकी इंक्वायरी होगी, उसके अपने अलग जो है क्या उसका आउटकम आता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन टेक्निकली जो है, अगर केस चलता है और ये सही पाया जाता है तो उनका शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट रद्द होगा और उनकी नौकरी जाएगी, फॉर्जरी की केस दर्ज हो सकती है, ये तमाम चीजें हो सकता है। लेकिन ये पूरे जो ये मामला है, इसने जो है लार्जली एक बहस को जन्म एक बार फिर से दिया। और ये मीन्स अभी चलेगी, ये डिबेट चलेगा, लगातार चलेगा। इस तरह की बहुत ढेर सारी केसेस आएंगी कि क्या जो तमाम आजकल मुस्लिम समुदाय और सिख क्रिश्चियन समुदाय में ढेर सारे कम्युनिटीज हैं जो अपने आप को ये क्लेम करना शुरू कर दी हैं कि हमको हमारे साथ जो है मुस्लिम समाज में भेदभाव होता है, या क्रिश्चियन समुदाय भी ये कह रहा है कि हमारे साथ भेदभाव होता है और इस वजह से हमको भी शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये एक जो है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ रिट भी फाइल हुई हैं और उस रिट के कॉन्टेक्स्ट में मनमोहन सिंह सरकार ने यूपीए 1 में एक कमेटी बनाई थी जिसको जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी कहते हैं, और उसको सबको देखना चाहिए। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने जो है ये इस डिबेट को समराइज करते हुए कहा कि शेड्यूल कास्ट की जो वर्तमान में लिस्ट है उसमें उसमें एक आर्गुमेंट है कि आर्गुमेंट ये है कि जो संविधान का अनुच्छेद 341 है, तब संविधान का अनुच्छेद 340 इस बात की बात करता है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास पावर होगी जो एक कमीशन अपॉइंट करेगा और कमीशन बैकवर्ड कास्ट को आइडेंटिफाई करेगा, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को। वैसे ही 341 में राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो जो है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट की अधिसूचना जारी करेगा और कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट में शामिल होंगी उसको राष्ट्रपति अधिसूचित करेगा।
उसी के साथ उसका दूसरा प्रोविजन है कि संसद जो है किसी कास्ट को शेड्यूल कास्ट से बाहर करना है तो उसके लिए संसद कानून बनाएगी, किसी को कानून बना के बाहर किया जा सकता है। ऐसे ही 342 जो है वो बिल्कुल सेम मामला शेड्यूल ट्राइब के लिए होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अब हुआ ये है कि सच्चर कमेटी ने, रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने एक तर्क दिया है और वो ये कहता है कि जो अनुच्छेद 341 है उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है धर्म को आधार बना के कौन शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाएगा और कौन शेड्यूल कास्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए धर्म वहां कोई कुछ लिखा नहीं गया है, मतलब धर्म के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया है। इस प्रकार शेड्यूल कास्ट की जो वर्तमान लिस्ट है वो लिस्ट 1950 में, मतलब आजादी के बाद 1950 में राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया था जो गजट में प्रकाशित हुआ था और उसके तहत शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनी। फिर जो है उस ऑर्डर को 1956 में मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करके उसमें कुछ और कम्युनिटीज को जोड़ा गया और फिर 1990 में जो है वो एक बार तीसरी बार मॉडिफाई हुआ और जिसमें महाराष्ट्र के 9 बुद्धिस्टों को जोड़ा गया। सो मीन्स जो आर्गुमेंट रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने दिया है या जो रिकमेंडेशन दिया है वो ये कहता है कि वहां चूंकि धर्म का कॉलम नहीं है और राष्ट्रपति का जो ऑर्डर है 1950 वाला, 50, 52, 50, 56 और 90 ये तीनों मिला के, इनमें रिलीजन एक क्राइटेरिया है कि हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है और बुद्धिस्ट हो सकता है। ये तीन जो है तीन समुदायों का ही व्यक्ति शेड्यूल कास्ट माना जा सकता है और किसी समुदाय का नहीं। तो वो कह रहे हैं कि चूंकि 341 ने संविधान का अनुच्छेद 341 इसकी बात नहीं करता धर्म का, तो राष्ट्रपति का ऑर्डर अगर धर्म का बात करता है तो वो बेसिकली आर्टिकल 14, 15 इसका वायलेशन करता है और आर्टिकल 25 का। ये मेजर जो है उसके आर्गुमेंट्स है, उसकी रिकमेंडेशन है और रंगनाथ मिश्रा कमेटी फिर ये कहती है कि इसको एबॉलिश किया जाना चाहिए और रिलीजन का क्राइटेरिया जो है खत्म किया जाना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी की जो मेंबर सेक्रेटरी थी, मेंबर सेक्रेटरी ने उस पर डिसेंट नोट दिया था इस इशू पर और डिसेंट नोट मतलब लंबा चौड़ा है, मैंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है उनके कुछ मतलब ठीक है ढेर सारे गवर्नमेंट्स के तर्क हैं और उस तर्क के बेसिस पर जो है कुछ चीजें कहा है, लेकिन तो कुछ आर्गुमेंट उस कमेटी मतलब डिसेंट नोट देने वालों ने भी नहीं किया और ये सवाल जो है पहली बार जो है मीन्स एक बार फिर से इमर्ज हुआ। तो उस जब सवाल इमर्ज हुआ तो इसको हमने रिविजिट किया कि जो है जो एक प्राइम जो आर्गुमेंट है या रिकमेंडेशन रंग में जिस पर रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को बिल्डअप किया, अपने आर्गुमेंट को बिल्डअप किया, वो यही है कि जो अनुसूचित जाति की सूची है वो रिलीजियसली न्यूट्रल होनी चाहिए। धर्म के बेसिस पर उसकी कंसेप्शन जो है, जो आइडिया है वो रिलीजियस न्यूट्रल के तौर पर की गई थी। सो मैंने इस इशू को फिर लोकेट किया, इन्वेस्टिगेट किया और दिलीप मंडल जी ने उसी आर्गुमेंट को आगे बढ़ाया था, तो मैंने उसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया कि क्या जो है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को रिलीजियस न्यूट्रल में इन्विजन्ड किया गया था या नहीं किया गया था। तो चूंकि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट जो है वो 1900 पहली बार 1936 में अधिसूचित हुई थी मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर से और वो 1931 के सेंसस के आसपास जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और इन सारी जगहों पर वो बातचीत होना शुरू हुई कि डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं उनको डिप्रेस्ड क्लास ना कहा जाए, आउटकास्ट, डिप्रेस्ड क्लास ये सब टर्म ना दिया जाए, उनके लिए सब कुछ बेटर कैटेगरी बनाया जाए। तो उस चीज से ओवरकम होने के लिए शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का नाम दिया गया और वो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया और फिर
36 में जो है शेड्यूल कास्ट की सूची अधिसूचित किया की ब्रिटिश सरकार ने। जब वो सूची हमने उसको वो ऑर्डर देखा, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहली बार वो 1936 में अधिसूचित। तो मैंने वो ऑर्डर को पढ़ा, उसका लिंक भी लगाया है आर्टिकल में। तो वो ऑर्डर कहता है कि मतलब वो बताता है कौन कौन शेड्यूल कास्ट होंगे, लेकिन वो साथ में ये भी जोड़ता है कि इंडियन क्रिश्चियन शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकते हैं। और तब का बंगाल प्रोविंस जो है, जो आप बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, ये वाला रीजन में, यहाँ बताते हैं कि बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकते हैं। तो इन दो को प्रोहिबिट किया 1936 वाला ऑर्डर। तो इससे एक चीज ये क्लियर हो जाता है कि जब 1936 में शेड्यूल कास्ट सूची की परिकल्पना की गई, तब भी वो रिलीजियस न्यूट्रल नहीं थी। ठीक है, पहली लिस्ट तो 1936 में ही आई, वो तब भी रिलीजियस नहीं। उसमें रिलीजियस न्यूट्रल नहीं थी, रिलीजन न्यूट्रल नहीं थी। रिलीजन उसमें एक कॉलम था कि रिलीजन के बेस पे कुछ को बाहर किया जा रहा था, कुछ को अंदर किया जा रहा था। ठीक। तो अगर कोई मतलब जिस तरह सच्चर कमेटी ने, रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने कहा कि शेड्यूल कास्ट सूची की परिकल्पना जो की गई वो रिलीजन न्यूट्रल के तौर पर की गई, कि मतलब रिलीजन कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं लागू हो सकता है, ये एक तो वहां से गलत साबित होता है कि ये ऐसा नहीं। दूसरा चीज, संविधान सभा में मैंने इसको लेकर, शेड्यूल कास्ट को लेकर डिबेट पढ़े, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में। सो वहां जो है जब देखेंगे, एक आर्टिकल 16 पर जब बहस हुई, तो उसमें ये कहा गया कि, आर्गुमेंट दिया गया कि ऑलरेडी जो है इतने लोग बैकवर्ड हैं, तो बैकवर्ड कैसे आइडेंटिफाई किए जाएंगे, इस चीज को लेकर मतलब ब्रॉडली डिबेट हुआ था संविधान सभा में कि बैकवर्ड कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो अंबेडकर ने एक तर्क दिया था जो एक्सेप्टेड हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए, बैकवर्ड कास्ट मतलब बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स कौन हो सकता, उसकी दो सूची ऑलरेडी आपके पास में है, और वो सूची 1936 में अधिसूची हुई है। तो ही सेड दैट यू शुड यूज दैट लिस्ट, मतलब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट जो 1936 में बन चुकी है ऑलरेडी, कहे ये दो सूची वही एक्सेप्ट कर लीजिए बैकवर्ड क्लासेस की। उसमें आप फ्यूचर में मॉडिफिकेशन और ये वो जो करना चाहे वो करते रहिए, जैसे जैसे आपके पास अच्छा डेटा आता है। साथ में उन्होंने कहा कि जो है, चूंकि तीसरी सूची आपके पास जो है, तीसरी सूची कोई उस तरह है नहीं, तो उसको लेकर एक प्रोविजन कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक कमीशन भविष्य में बनेगा, और वो कमीशन आइडेंटिफाई करेगा कि कौन जो है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स है। तो वो जानते हैं, वो ये वाला प्रोविजन आर्टिकल 340 में आया, जिसके तहत पहले काका काकेलकर कमीशन बना, फिर जो है मंडल कमीशन बना, अभी जस्टिस रोहिणी कमीशन बना हुआ है 2014 मोदी के आने के बाद। सो अब यहां से अगर हम इस तर्क से देखें कि जब संविधान सभा के लोग कह रहे हैं कि जो है 1936 वाली सूची है ऑलरेडी, उसको यूज कर लिया जाए, तो 1936 वाली सूची तो में रिलीजन के बेसिस पर कुछ लोगों को बाहर किया गया था। सो इसका मतलब संविधान सभा के लोगों को भी के भी दिमाग में उस समय बात थी कि जो है रिलीजन इसमें एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का क्राइटेरिया है। तो ये एक दूसरा चीज था जो कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी के उस तर्क को खारिज करता है। एक दूसरी चीज जो मेरे नजर में आई संविधान सभा के बहस को पढ़ते हुए, और वो बहस ये थी कि सिखों को अनुसूचित जाति में शामिल करने करने का आइडिया कैसे आया। तो सिखों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का लार्जली जो है, जो बहुत बड़ा मतलब लोगों ने र्यूमर इसको फैलाया है भारत में, और वेस्टेड जो है ये र्यूमर है कि सिखों को राष्ट्रपति के 1956 के ऑर्डर से अनुसूचित जाति में शामिल किया गया, जो कि गलत है। और ये ऐसा इस वजह से कहते हैं कि जो है ये बताया जाता है कि देखो, जैसे पॉलिटिकल आर्गुमेंट अगर आपको बनाना है, तो आप सिंपल सा ये कह दीजिए कि देखिए 1950 में हिंदुओं को शामिल किया, फिर जो है 1956 में सिखों को शामिल किया, फिर 1960-90 में बौद्धों को शामिल किया। तो इससे ये लगता है कि अरे कुछ मतलब दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है, और मोटा मोटा वो जो एक मतलब हिंदुआइजेशन का जो आइडिया है, तो वो वहां से आर्गुमेंट लोगों को फ्रेम करने में आसानी होती है।
लोग ये कहते हैं कि हाँ ये हिंदुआइजेशन का कंट्री का एक जो है एग्जाम्पल है कि पहले हिंदुओं को लिया, फिर जो है बुद्धिस्टों को ले लिया, फिर सिखों को ले लिया, फिर बुद्धिस्टों को ले लिया, और मुस्लिम और क्रिश्चियन और ज्यूज इनको छोड़ दिया। तो ये मतलब ये मोटा मोटा एक आर्गुमेंट फ्रेम करने का तरीका है। इसी वजह से उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया जाता है। जबकि जब आप 1950 के ऑर्डर को देखते हैं तो उसमें जो है ये लिखा हुआ है कि मजहबी, सिल्कगीर और 4 कास्ट, सिखों की 4 कास्ट के बारे में 1950 के ही ऑर्डर में लिखा हुआ था कि ये सिखों की 4 कास्ट जो है शेड्यूल कास्ट में शामिल, ठीक, ये शेड्यूल कास्ट मानी जाएंगे 1950 के ऑर्डर में। तो सिख वर्ड जो है मतलब सिखों की कुछ समुदाय 1950 में ही शामिल हो गए थे। हाँ, 1956 में कुछ और जातियां शामिल की गई। वो इस वजह से हुआ क्योंकि 1950 में मीन्स जब जब पहली बार शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनी थी, और ये आज तक ये प्रॉब्लम आ रही है, तब 2 तरीके का प्रोविंस था भारत, मतलब 2 तरीके के राज्यों से मिलकर बनता था। एक बनता था जो कि ब्रिटिश सरकार के अंडर में जो सीधे सीधे थे, और दूसरे थे जो भारतीय रजवाड़ों के अंदर में अंतर्गत जो जो राज्य थे, जिन दोनों को मिला के जो है 1950 में बेसिकली जो भारत और वो दिखाई देता हमको, वो भारत बना रजवाड़ों का विलय करके। तो अब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट तो उसी एरिया में बनी ना कि जहां जहां जो है राष्ट्रपति, जहां जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी, जो रजवाड़ों वाले शासित राज्य थे वहां तो कोई इस तरह की लिस्ट नहीं थी ना। तो इन ये सारी मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई थी। और फिर जो है 1956 में जब गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया तो उसने जो है राज्यों को अलग अलग तरीके से बाउंड्री डिजाइन कर दिया। तो कोई कास्ट इधर चली गई, उधर की उधर चली गई। कुछ जो है मान लीजिए कोई कास्ट केवल जो है रजवाड़ों वाले राज्य में पाई जाती है, वो भी अब भारत का हिस्सा हो गई, तो वो जो है उसका नाम मिसिंग है। ये सब तमाम चीजें थी जिसकी वजह से 1950 का 56 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करके जो है उसमें शामिल किया गया। अगर आप देखेंगे जैसे जाटो, जो चमारों की सब कास्ट मानी जाती है, जाटो आप देखेंगे तो 1936 के ऑर्डर में आपको जाटो नहीं मिलेगा, ठीक, 1950 के भी ऑर्डर में नहीं मिलेगा, 1956 के ऑर्डर में जाटो पहली बार आता है। आई थिंक, मतलब मैं उसको अभी पढ़ रहा था, हाँ 56 के ही ऑर्डर में जाटो वर्ड पहली बार आता है। फिर वो बाद में मॉडिफाई हो जाता है। 90 वाले ऑर्डर में जो है जाटो, चमार, धुसिया, जुसिया ये एक जगह क्लब कर दिए जाते हैं, उनको एक कास्ट मान लिया जाता है। लेकिन जो है 50 के ऑर्डर में नहीं है वो कास्ट, 50 या 36 के ऑर्डर में नहीं, किसी एक ऑर्डर में मिसिंग है, जाटो टर्म नहीं मेंशन। तो ऐसे ही अलग अलग जो है कम्युनिटीज मॉडिफाई हुई। अब जब 1950 के ही ऑर्डर में सिखों को शामिल करने की बात की गई, तो ये कहना कि जो है 56 का ऑर्डर इसी वजह से केवल निकाला गया क्योंकि सिखों को शामिल करना था, ये गलत है। हाँ, 56 के ऑर्डर में सिखों के जो क्लेम किया जाता है कि ये सिख धर्म को मानने वाले हैं, हालांकि वो नहीं कहते हैं कि हम सिख रिलीजन को मानने वाले हैं, रविदासी हैं और तमाम जो है उनको, उन लोगों को भी उसमें लिस्ट में शामिल किया गया, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज ये एक सवाल ये खड़ा हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि 1950 में सिखों को शामिल, शेड्यूल सिखों की कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने की बात हुई। तो जब हम संविधान सभा का बहस देखते हैं तो उसमें ये दिखाई देता है कि एक सरदार हुकुम सिंह जी थे जिन्होंने ये सवाल रेज किया था। तो हुआ ये था कि सिखों को और जो है मुस्लिमों को, इन सारे कम्युनिटीज को सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट अवार्ड हुए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जानते हैं आप, 1909 में जो है मुस्लिमों को अवार्ड किया था, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सिखों को अवार्ड किया था। और फिर बात ये हुई थी कि मीन्स रमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड में राउंड टेबल के बाद ये बात हुई थी कि अनटचेबल्स को भी, डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट अवार्ड किया जाएगा, जिसके खिलाफ गांधी जी ने धरना दिया और फिर जाके वो गांधी, अंबेडकर और
हिंदू महासभा में समझौता हुआ और वर्तमान में रिजर्व सीट का प्रावधान आया। सो जब संविधान बनना शुरू हो गया तो 1946 तक मुस्लिम लीग, मतलब मुस्लिम, सिख, ये सारे अपना सेपरेट इलेक्टोरेट इंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब जो है संविधान बनना शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग तो चली गई, क्योंकि जो है वो उसका डिवीजन हो गया कंट्री का, तो उनका मतलब आप उसको ये कहिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट वहां ले जाके खड़ा कर रहा है कि जहां जो है कंट्री का डिवीजन हो रहा है। नेशन नेशन हाँ नेशन हाँ हाँ। जब जो है संविधान सभा की माइनॉरिटी राइट्स की कमेटी बैठी, फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी राइट्स की कमेटी बैठी, तो उसमें जो है सभी समुदायों में जिनको जिनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ था, सबने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को सरेंडर कर दिया। ठीक है, कि आजाद भारत में कोई जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जैसा कोई चीज नहीं होगी, और जो है जो भी मैकेनिज्म जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तय करेगी उसी के तहत हम वर्क करेंगे। जो डिप्रेस्ड क्लासेस था उनका ये बात समझने की जरूरत है, उन्होंने अपना सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड तो 1932 में ही सरेंडर कर दिया था ना, पूना एक्ट में। सो इस वजह से उसके बदले में उनको रिजर्वेशन का प्रोविजन मिला था। सो वो इस वजह से जब संविधान बन रहा था तो उनके रिजर्वेशन के प्रोविजन जो है बहुत आसानी से स्वीकार हो गए। लगभग सबने कहा हाँ ठीक है, जो है 32 में ही वो डिमांड को खत्म कर दिया गया है तो ये स्वीकार हो जाना चाहिए। ऐसे ही सिखों ने भी सरेंडर कर दिया, कहा कि जो भी फॉर्मूला संविधान सभा अडॉप्ट करेगी उसको माना जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1-2 महीने बाद जब जो है उसकी मीटिंग खत्म हो गई, मीन्स माइनॉरिटी राइट्स कमेटी की मीटिंग खत्म हुई और ये बात बाहर गई, तो कुछ सिखों के ग्रुप वो लोग दिल्ली में दोबारा से मिले और उन लोगों ने कहा कि जो है नहीं, हमको जो है स्पेशल राइट्स चाहिए। तो वो सिखों के ग्रुप जो है मिले और उन्होंने पिटीशन सबमिट किया। जब पिटीशन दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उसी पिटीशन को सरदार हुकुम सिंह ने दोबारा से संविधान सभा के सामने रखा और कहा कि ये कुछ कुछ कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट सिखों की, जो ये कह रही हैं कि हमको कुछ स्पेशल राइट्स चाहिए, और वो स्पेशल राइट्स क्या चाहिए कि हमें जो है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक, तो इसको लेकर बहस हुई वहां। मैंने वो आर्टिकल में वो पूरे बहस के हिस्से को जो है निकाल के डाला हुआ है। तो उसमें देखिए कि अम्बेडकर कहते हैं कि जो है जवाब देते हैं कि नहीं, ये जब राष्ट्रपति अगले कुछ दिनों में संविधान लागू होने के बाद ऑर्डर पास करेंगे तो ये शेड्यूल कास्ट में शामिल कर लिए जाएंगे ये जातियां। और जो है वो कहते हैं नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि शामिल ही करेंगे या नहीं करेंगे। तो के.एम. मुंशी थे जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और राइट्स कमेटी के जो है बहुत प्रोमिनेंट व्यक्ति माने जाते थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने जो है वो अश्योर करते हैं उनको, सरदार हुकुम सिंह को कहते हैं कि जो है मुझसे आप वर्ड ले लीजिए कि जो है ये जो सिखों की ये समुदाय शेड्यूल कास्ट में शामिल ही होंगे। तो सिखों का भी इंक्लूजन जो है वो शेड्यूल कास्ट में बेसिकली एक बार्गेनिंग के तहत आया। ठीक, जब आप जो है बार्गेनिंग ये थी कि हम जो है अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड सरेंडर करते हैं और बदले में आप हमको जो है, जैसे मतलब डिप्रेस्ड क्लासेस ने अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को सरेंडर किया तो उनको शेड्यूल कास्ट के तौर पर रिजर्वेशन मिला, वैसे ही हम अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड हमने भी सबमिट किया तो हमको भी उसी सूची में शामिल कर लिया जाना चाहिए। ये बेसिक पोजीशन। अब देखिए, जब मतलब मैं ये देख के मैं बहुत हैरान हूं कि ये चीजें पूरी संविधान सभा की बहस में लिखी हुई है और वहां से कोई भी व्यक्ति जो है पढ़ के उसको ये बड़े आराम से पता चल सकता है। लेकिन जो है जब मैं देखता हूं कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी को और उसकी रिपोर्ट को देखता हूं, और रंगनाथ मिश्रा मतलब चूंकि भारत के चीफ जस्टिस रहे, उनके भतीजे चीफ जस्टिस रहे जस्टिस दीपक मिश्रा, वो लोग इससे पूरी तरीके से मतलब संविधान सभा का बहस वगैरह जो है उसका कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने बस सीधे लिख दिया कि जो है उसकी तो परिकल्पना ही
रिलीजियस न्यूट्रल की गई थी। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर 340 आर्टिकल 341 जो शेड्यूल कास्ट की सूची है, उसमें अगर उसको उसमें रिलीजन का कोई क्राइटेरिया नहीं डालना होता, रिलीजियस न्यूट्रल क्राइटेरिया होता, तो जब सिख सदस्य जो है संविधान सभा में ये सवाल उठा रहे थे कि हमारे ये 4-5 समुदायों को उसमें शामिल कर लीजिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कह देते कि जो है वो क्यों ऐसे करते कि आपके लोगों को शामिल किया जाएगा, वो सीधा कर देते कि जो है जितने भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल किया जाएगा, रिलीजन इसमें कोई क्राइटेरिया ही नहीं। लेकिन उन्होंने नहीं, ऐसे और किया कि नहीं जो है आपको शामिल किया जाएगा। अब यहाँ बात आती है कि जो है जो रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है, उसको देखिए कि कितने बड़े स्टेचर का व्यक्ति उसको प्रिपेयर किया है, लेकिन जो है इसको पूरी तरीके से ये जो जो संविधान सभा के डिबेट में ही अवेलेबल है उसको पूरी तरीके से गायब, कोई उसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। जबकि मीन्स सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जो बेंच है, संवैधानिक बेंचों ने, उन्होंने ये जजमेंट पास किया हुआ कि जब आप संविधान के किसी आर्टिकल की व्याख्या करेंगे तो संविधान उसका एक तरीका यह है उसका क्या मीनिंग है, उसके लिए आपको संविधान सभा की बहस को पढ़ना होगा। तो हमेशा जो है जब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर सवाल उठता है तो संविधान सभा की बहस को रेफर करता है सुप्रीम कोर्ट। और रेफरेंस पॉइंट वही है कि क्या मतलब होगा, व्हाट इज, अगर ये कहा जाए कि आर्टिकल 14 देयर शैल बी इक्वलिटी इक्वल ट्रीटमेंट, तो क्या मतलब होगा इसका, जो है इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वल ट्रीटमेंट, इसका क्या मतलब है। तो इमीडिएटली आपको बैक जाना है संविधान सभा की बहस में क्या क्या बात हुई। ऐसे ही जो जो सदस्य ने उस पर डिसेंट नोट लगाया था, मेंबर सेक्रेटरी मुझे लगता आभा दास थी या आशा दास थी, ऐसे आभा या आशा दास दोनों में से कोई नाम है, ऐसे कोई दास है, उन्होंने भी जो है संविधान सभा का कोई वो नहीं लिया कि उसमें क्या डिबेट हुआ और इन सारी बातें। तो इस मामले में ये पहली बार ये आर्गुमेंट मैं ले आया कि उस पर जब भी कोई बातचीत हुई तो नॉर्मल पैरालांस से, कॉमन सेंसिकल जो समझ है उससे बहस हुई, और उसके जो जो ओरिजिनल पोजीशन है जहां से वो राइट डिराइव होते हैं वहां से बातचीत नहीं। तो इसमें एज ऑफ नाउ हाँ नव बुद्धिस्ट टेंथ में आपको सिख की कुछ जातियां हैं, उसमें रामदसिया वगैरह हाँ जो जाति है हाँ वो है, मुसलमान ओबीसी बन सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब बन सकते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट नहीं बन सकते हैं, ये आपका आर्गुमेंट है। इसके इसके पीछे जो 3-4 जो आपने संक्षेप में बताइए, क्या क्या क्यों नहीं बन सकते। उसमें यही एक तो बड़ा रीजन ये था कि चूंकि शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट हुई वो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इवॉल्व हुई, मतलब वो एक दिन में बन के तैयार नहीं हो गई, वो 100 साल की जो है मीन्स पूरी उसकी एक स्ट्रगल है कि पहले वो डिप्रेस्ड क्लास से होते हुए और ये झगड़ा करते हुए वहां से बनी। एक इंपॉर्टेंट चीज रतनलाल जी ये है कि जब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बिगिनिंग में बन रही थी, आज आप जब देखते हैं तो आज आज ये देखा जाता है कि आज अलग अलग समुदाय अपने आप को शेड्यूल कास्ट में शामिल होने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब 1931-32 में जो है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बन रही थी, उल्टा था एकदम। शेड्यूल कास्ट में उत्तर प्रदेश में राजभर कम्युनिटी है, राजभर को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया गया था, राजभरों ने प्रोटेस्ट किया और जो है ज्ञापन दिए सरकार को, ब्रिटिश ऑफिशियल को, कहा कि हमको शेड्यूल कास्ट में आप शामिल कैसे कर देंगे। और क्लेम क्या था, क्लेम ये था कि शेड्यूल कास्ट में तो वो चमार हैं, मुसहर हैं और जो है पासी हैं। सो जो ये जो समाज की जो है अनटचेबल, एक्सट्रीम अनटचेबिलिटी पेश करने वाली जातियां थी, उनको बेसिकली सोसाइटी में सबसे निचले निचले स्तर पर देखा जा रहा था। अब वो तमाम समुदाय जो है उसमें इस वजह से नहीं शामिल हो जाते क्योंकि उनको लगता था कि उस समय, मतलब जब मैं इस मामले पर इंटरव्यू लिया लोगों का, जो है अलग अलग नेताओं का, मैंने 2014 से ही मैं इस डिबेट को फॉलो अप कर रहा हूँ, तो उसमें लोगों ने कहा कि वो तो हमारे पूर्वजों को बताया गया कि आप शेड्यूल कास्ट में शामिल हो जाओगे तो मतलब आप चमार हो जाओगे, ठीक है। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, हमें तो कुछ भी हो जाना है। मैंने पढ़ा है अम्बेडकर की राइटिंग्स को रेफरेंस मैंने पढ़ा है
कि उसको हाँ समझने के लिए बहुत माथा पीछी करना पड़ा। हाँ, तो नहीं, बहुत ढेर सारी कास्ट को उन्होंने शामिल किया था उस समय। हाँ, ठीक है, तो ब्रिटिश अपनी समझ से शामिल किए थे कि अच्छा ये जो है इनकी सिचुएशन खराब, लेकिन वो कहे नहीं, हमारा तो आप हमको गलत जगह डाल दे रहे हो कि हम ये चीज फेस ही नहीं करते हैं। उस समय ये कहना था कि जो है हम ये फेस नहीं करते, आप हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों कह रहे हो कि हमको हम अनटचेबिलिटी फेस करते हैं, जब हम कह रहे हैं कि हम नहीं फेस करते। तो ठीक, ये बात 1980 आते आते ये पूरी लॉजिक इन्वर्ट होना शुरू, और फिर जो है वही कम्युनिटी कहना शुरू कर दी कि अरे देखिए हमको जो है हम तो अनटचेबिलिटी फेस करते हैं, हम हमारा बैकवर्डनेस है, हमारा तमाम तमाम चीजें हैं, ये ढेर सारे जो है आर्गुमेंट आना शुरू हो गए। तो मेरी जो एक समझ ये है कि बेसिकली ये अनटचेबिलिटी नहीं है, बल्कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस का स्ट्रेटेजिक यूज है। मोरल आर्गुमेंट जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक यूज, कि हम कह दें कि जैसे अब हमारे यहाँ उत्तर भारत में चतुर्वेदी ब्राह्मण भी कहने, अगर अनटचेबिलिटी है तो हमको भी शेड्यूल कास्ट बनाइए क्योंकि हम भी अनटचेबिलिटी फेस करते हैं। तो ये जो है अनटचेबिलिटी का स्ट्रेटेजिक यूज हो रहा है, जो कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को मींस जिसको कहते हैं उसकी इफेक्टिविटी है वो रिड्यूस करने के लिए। देखिए मेरा एक एक मेरा अपना एक मोरल पोजीशन है, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर इन समुदायों को कहीं आरक्षण नहीं मिल रहा होता, रिजर्वेशन कहीं नहीं मिल रहा होता, तो मैं ये कहता कि हाँ जो है उनको शामिल कर लिया जाना चाहिए शेड्यूल कास्ट में जो है, क्योंकि वहीं वहीं से बेनिफिट हो सकता है। लेकिन ऑलरेडी रिजर्वेशन की सूची में शामिल है कास्ट जो है, शेड्यूल ट्राइब में जहाँ शेड्यूल ट्राइब के तौर पर है वहां शामिल है, जहाँ जो है शेड्यूल ओबीसी के तौर पर है वहाँ ओबीसी के तौर पर शामिल है, और दूसरा चीज यहाँ शामिल है। तो एक रीजन ये है कि ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन की के बेनिफिट से वंचित, ठीक है, इन प्रिंसिपल रिजर्वेशन के बेनिफिट से वंचित नहीं है। कोई वंचित अब नहीं है, तो भारत हाँ में कोई कोई वंचित, अब तो कोई वंचित नहीं है, मतलब अपर कास्ट भी वंचित नहीं है। ठीक है, तो ये क्लेम जो है खत्म हो जाता है कि नहीं हमको इस सूची से निकाल के उस सूची में करो, उस सूची से निकाल के उस सूची में करो। हाँ ये हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग सूचियां हैं, जैसे खुद अनुसूचित जाति की सूची है उत्तर प्रदेश में, 64 या 66 जातियां हैं अनुसूचित जाति में, जिसमें तमाम जो है जो कास्ट हैं उनका कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिखाई देता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप नहीं सुने होंगे कि कंजर कम्युनिटी जो है, या जोगी है, या जो है बहेलिया है, ये सब तमाम जो छोटे छोटे जाति हैं, हाँ मदारी नट। मदारी, हाँ तमाम ऐसे ऐसे बहुत जो है छोटे छोटे समुदाय हैं जो कि आपको पब्लिक प्लेस में नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही मतलब ये चीज शेड्यूल कास्ट में भी की सूची में भी बात है, और ये चीज जो है ओबीसी में बात भी है, ये शेड्यूल ट्राइब के केस में भी कहा जा रहा है। तो मेरी समझ ये है कि ये प्रॉब्लम हर सूची में, मतलब सारी में है। तो इसका ये सोल्यूशन नहीं हो सकता कि अच्छा इसको इसमें से निकाल के उसमें डाल दो, और उसको उसमें से निकाल के उसमें मोटा मोटी अरविंद, अगर दोस्तों को हम समझाएं तो जो हम्म कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसका जो मेन बेस है वो हम्म अनटचेबिलिटी, प्रैक्टिस ऑफ वो अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, वो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी आया, उसका प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी के तौर पर उसको एक्सेप्ट किया गया था। और जो कम्युनिटी नहीं शामिल हुई उन्होंने उस समय डिनाई किया मतलब ये नहीं है कि डेलिबरेटली छूट जाए तो ये एक अलग बात होती है, लेकिन तो अगर ये कम्युनिटीज कहना शुरू कर दें कि नहीं जो है हम तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ही नहीं, फेस ही नहीं करते, अब जब ये कहना शुरू कर देंगे नहीं फेस करते तो बाहर हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे तो कुछ समय बाद जो है 20 साल बाद कहेंगे कि नहीं 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 अरे हम तो अब फेस करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है मीन्स अनडाइजेस्टेबल, अनडाइजेस्टेबल। प्रिंसिपल मुस्लिम कम्युनिटी इस्लाम धर्म में हाँ अनटचेबिलिटी नहीं है, तो हाँ, इस वजह से उसमें कोई भी कम्युनिटी अनटचेबल कैटेगरी कैटेगरी में नहीं आया। नहीं आ सकती। अगर 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 का उसमें देखिए, अगर उसमें जो है मतलब सरकार मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इन प्रिंसिपल में मानता हूं कि गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज कर लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट कह दे कि हाँ जो है शामिल कर लिया जाता है, उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि बेसिकली ये कहा जाता है कि ये सरकार का या स्टेट का इंटरवेंशन रिलीजन में, तो रिलीजन में भले वो ना एग्जिस्ट करता हो, लेकिन जबरदस्ती रिलीज
सरकार उसमें पैदा कर दे रही है, ठीक है, कि कह रही है कि नहीं ये आप में एग्जिस्ट करता। जैसे इंडिया में कहा जाता है कि जो है एक आर्गुमेंट है कि कास्ट सिस्टम को हिंदुइज्म में बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट की का इन्वेंशन है। ये एक पावरफुल जो है हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि ये आर्गुमेंट कहाँ से आता है। ये बेसिकली यहीं से आता है कि सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेसिकली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। तो जब रिकॉग्नाइज करना शुरू किया तो उससे क्या होता है कि रिलीजन की जो जो कैपेसिटी होती है ब्रेक डाउन करने की, जो सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं, वो खत्म हो जाती है या वीकेंड हो जाती है। पता नहीं कितना तक ये पॉसिबल है, लेकिन तो कहा जाता है कि जो है जब स्टेट रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है तो जो जो मीन्स रिलीजन का इगैलिटेरियन प्रिंसिपल है उसकी इफेक्टिविटी वीक हो जाती है। ये इस तरह का भी एक आर्गुमेंट है। लार्जली ये है कि क्या रिलीजन एक्सेप्ट करता है अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं। इस्लाम की केस में ये नहीं। लेकिन तो एक चीज मैं साथ में ये भी ऐड कर देता हूं, क्रिश्चियनिटी के केस में ये पूरी तरीके से सही नहीं। वहां पे है अनटचेबिलिटी बात? नहीं, वहां देखिए उसमें यह है कि क्रिश्चियनिटी को हम लोग जो है ना, हम केवल एक वर्ड से देखते हैं कि अच्छा क्रिश्चियनिटी है तो क्रिश्चियनिटी मतलब एक क्रिश्चियनिटी है। नहीं, क्रिश्चियनिटी का जो हिस्ट्री है यूरोप में और जो है वो अलग अलग सेक्ट्स हैं। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, फिर आपको प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन मिल सकते हैं, मतलब जो यहाँ पर अलग अलग तरीके के चर्च हैं और उन चर्चों की अपनी जो है एक वे ऑफ कन्वर्जन है। तो फॉर एग्जाम्पल कि जो जो चर्च मतलब यूरोप का जो चर्च, जैसे यूरोप के एक क्रिश्चियन मिशनरी आपको गोवा में मिलेगी, लेकिन तो दूसरी क्रिश्चियन मिशनरी आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी। वो दूसरी है, दूसरे चर्च से रिलेट है। वो हम भले एक उनको टर्म दे दें कि ये क्रिश्चियंस हैं, लेकिन तो उनका वे ऑफ वर्किंग और उनमें जो बहुत मतलब फाइन ग्रेन्ड डिवीजन है वो अलग अलग होता है। मतलब इसे आप क्रिश्चियन और मिशनरीज के बीच में जो डिबेट है उसको पढ़ने पे समझ में आते हैं। सो जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है वहां जो यूरोप में डिबेट था, क्योंकि वो दुनिया भर में गए थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के बीच में डिबेट ये था कि जब लोगों को कन्वर्ट किया जाए तो कैसे किया जाए। क्या लोगों को का सारा जो है चीज बदल दी जानी चाहिए, फूड हैबिट बदल दी जानी चाहिए, कल्चर बदल दिया जाना चाहिए, सोशल प्रैक्टिसेस बदल दिया जाना चाहिए, ये सारी चीजें बदल के जो है कन्वर्जन कराया जाना चाहिए। तो कुछ स्कूल जैसे ऑर्थोडॉक्स स्कूल ये शायद मानता है कि जो है नहीं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली पूरा कल्चरल जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक उसको फॉर्मली मतलब कन्वर्जन नहीं कराया जाना चाहिए। लेकिन कुछ स्कूल्स जो है, कुछ मिशनरीज ये मानते हैं, इसे थोड़ा सा जो है हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। और मैं इस पर अब जो है थोड़ा सा मेरा अब निगाह गई है कि लोगों ने ये कहा कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो इसे मैं यहाँ से देखता हूँ। सो कुछ क्रिश्चियन स्कूल्स जो है खासकर जो नॉर्थ ईस्ट में एक्सेप्ट जो जो एग्जिस्ट करते हैं अपने यहाँ, और वो दुनिया के और भी देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज में, लैटिन अमेरिका में, यहाँ वहाँ जहां भी गए, उसमें ये माना गया कि नहीं, लोगों को एग्जिस्टिंग जो है सोशल प्रैक्टिसेस के साथ एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ठीक है, और धीरे 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 उनको चेंज कराया जाना चाहिए। तो अगर जो है एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस के साथ जो 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 मिशनरी ग्रुप लोगों को कन्वर्ट कराएगा, आप समझिए उसमें कास्ट भी चली जाएगी या इवन दूसरे लोकल कस्टम्स चले जाएंगे। लेकिन जो क्रिश्चियन मिशनरी जो है, जो चर्च ये कहेगा कि नहीं बिल्कुल आपको मीन्स प्योर होके आना है, तो वहां कास्ट नहीं जाएगी। इसीलिए यहाँ पे दलित ईसाई का अलग से चर्च है, अलग से। हाँ, सो वहां ये आर्गुमेंट हो सकता है। तो बेसिकली भले आप ये माने कि जो है अब अगर उसको एक क्रिश्चियन मिशनरीज के तौर पर मोनोलिथिक मान के चलेंगे, समझेंगे, जैसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वगैरह है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक ठीक हो है। जाएगा। हाँ, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और दूसरा जो है उसको यहां से देखे जाने की जरूरत है
बेसिकली जब हम क्रिश्चियंस के शेड्यूल कास्ट में शामिल होने के दावे का इन्वेस्टिगेशन करते हैं इंडिया के केस में, तो हमें साथ साथ में ये भी देखना होगा कि इस दावे के बारे में आप तब तक नहीं समझ सकते कि किसको शामिल किया जाना चाहिए, किसको नहीं शामिल किया जाना चाहिए। ये बात आप यूरोप में जो क्रिश्चियन मिशनरीज के बीच में जो डिबेट है, अलग अलग जो चर्च है यहाँ की, ब्रिटिश चर्च अलग है, ब्रिटिश क्राउन का चर्च अलग है, प्रोटेस्टेंट्स का अलग है, कैथोलिक अलग है, तो इनके बीच में जो 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 मीन्स डिबेट है, उसको थियोलॉजिकल डिबेट, उसे अगर हम समझ पाएंगे तब हम जान पाएंगे हाँ किस जगह जो है क्रिश्चियन में कास्ट एग्जिस्ट कर सकती है, अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती है और क्यों करती है, तो उसका आपके पास एक लॉजिकल आंसर होगा और कहाँ नहीं। अभी फिलहाल ईसाइयों में भी शेड्यूल कास्ट नहीं है, ट्राइब है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे ना, ईसाइयों की ही बात कर रहा हूँ। ट्राइबल तो कोई भी हो सकता है, ट्राइबल कोई भी हो सकता है, लेकिन ईसाइयों में मैं ये कह रहा हूं कि उनको ईसाइयों को अपने यहाँ एक मोनोलिथिक के तौर पर देखने की कोशिश होती है, ठीक है, जो कि गलत है। हो सकता है कि मतलब सैद्धांतिक तौर पर हम लोग ये मानते हैं अपने यहाँ कि जो है ईसाइयों के धर्म में कास्ट नाम की कोई चीज नहीं, ठीक है, यही न सोचते हैं आप लोग, या सब लोग हम लोग यही समझते हैं। ये प्रपोजिशन जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट करने वाला नहीं है। इसको हमें ईसाइयों को सेपरेट सेपरेट जो है वो किस चर्च को मानते हैं, किस यूरोपियन चर्च से वो उनका जुड़ा, उसको हम कैटेगराइज कर लें और फिर तब ये कैलकुलेट करके बताया जा सकता है हाँ इस वाले ग्रुप में जो है कास्ट एग्जाम सिस्टम ऐसे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन जो चर्च इंस्टीट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है कि आइए अपनी सोशल प्रैक्टिसेस के साथ आइए। तो सोशल प्रैक्टिस क्या लेके जाएगा आदमी? फूड हैबिट ले जाएगा, मैरिज कस्टम ले जाएगा, लोकल जो है डीटीज को ले जाएगा, यही होता है ना। चलिए, बहुत आपने क्लैरिटी से बताया कि भाई एक तो शेड्यूल कास्ट बनने का जो क्राइटेरिया था वो अनटचेबिलिटी था। हाँ। उसमें सारे लोगों ने मना कर दिया कि हम अनटचेबल वाले में नहीं रहे। हाँ। आज की लीला जब बदलती है तो सब उसमें घुसने के लिए तैयार हुए पड़े हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही मेरी भी क्लैरिटी हुई। और अम्बेडकरनामा के साथियों, अरविंद बहुत ही स्पष्टता से बात रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा इनको सुनिए और ये बात ज्यादा ज्यादा स्प्रेड कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए, पूरा डिबेट जरूर सुनिए। शुक्रिया अरविंद, फिर मुलाकात। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू।